नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम सामाजिक श्रेणियों की हमने चर्चा की थी। आज हम परवर्ती पुराकाल के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। परवर्ती पुराकाल से तात्पर्य यहाँ तीसरी शताब्दी के बाद का जो काल हमने रोमन साम्राज्य का तय किया था उसे परवर्ती पुराकाल के नाम से यहाँ जाना गया है। तीसरी शताब्दी से पहले का जो काल था वो पूर्ववर्ती काल था और तीसरी शताब्दी के बाद का काल परवर्ती काल। तो यहाँ देखिए, परवर्ती पुराकाल शब्द का जो प्रयोग है वो रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास उस अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मोटे तौर पर चौथी शताब्दी से लेकर के और 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। जैसा कि हमने बात की थी कि तीसरी शताब्दी के बाद का काल जो है वो परवर्ती काल कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग किया गया है वो रोमन साम्राज्य के उद्भव, उसके बाद उसके विकास और उसके बाद उसका पतन जो होता है, इस विकास, उद्भव और पतन के इतिहास को दर्शाने के लिए इस परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो चौथी शताब्दी से लेकर के और 7वीं शताब्दी तक का माना जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक परिवर्तन था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करना। यदि हम देखें इस काल में, परवर्ती पुराकाल में, तो सांस्कृतिक अर्थात धार्मिक तौर पर लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन शासक बना, उसी के समय से परवर्ती काल माना जाता है, तो उसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया था चौथी शताब्दी ईस्वी में। ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने से हुआ ये कि जो अन्य धर्मों के लोग थे उनका महत्व कम हो गया। इसके साथ साथ अनेक लोग राजाश्रय प्राप्त करने के लिए अर्थात राजकीय कृपा प्राप्त करने के लिए ईसाई बनने लगे, अपने मूल धर्मों को छोड़ करके। तो इस प्रकार से उनके धार्मिक जीवन में काफी परिवर्तन आ चुका था ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित करने के वजह से। नेक्स्ट जो दूसरा परिवर्तन दिखाई देता है हमको, वो था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय, जिसके विषय में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस्लाम के उदय के विषय में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा स्थापित जो धर्म था वो इस्लाम धर्म कहलाया। किस प्रकार से इस्लाम धर्म के उदय के पश्चात रोमन साम्राज्य का पतन भी हुआ और इसके साथ साथ क्या क्या परिवर्तन इस क्षेत्र में हमको दिखाई देते हैं, इन सब के विषय में हम जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा इस्लाम धर्म से संबंधित, उसमें हम चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम अधिक विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दो परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से सांस्कृतिक दृष्टि से हमको दिखाई देते हैं, एक तो धार्मिक क्षेत्र में और दूसरा राजनीतिक क्षेत्र में, कि जो धर्म के नाम पर इस्लाम धर्म जो था, इधर ईसाई धर्म को चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन ने राजधर्म घोषित कर दिया था और दूसरी तरफ उधर 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का अरब क्षेत्र के अंतर्गत उदय हो चुका था। साथ ही राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और ये जो परिवर्तन है ये सम्राट डायोक्लेशियन, जिसका जो साम्राज्य का जो सम्राट का जो काल था वो 284 से 305 ईस्वी के बीच ये सम्राट रहे, इनके समय में से प्रारंभ हुए। अब ये साम्राज्य के ढांचे में क्या परिवर्तन हुए, क्या इन्होंने परिवर्तन किया राजनीतिक दृष्टि से, इसके विषय में हम यहाँ आगे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का जो विस्तार है वो बहुत अधिक हो चुका है और उसके जो अनेक प्रदेश हैं, साम्राज्य के जो बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे जिनका न तो कोई सामरिक महत्व था और न ही वो आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व रखते थे। सामरिक दृष्टि से तात्पर्य है समर का अर्थ होता है युद्ध, तो युद्ध की दृष्टि से भी इनका कोई महत्व नहीं था और अर्थात सैनिक दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं था और आर्थिक दृष्टि से भी इनका कोई महत्व नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने साम्राज्य की सीमा उसने उन हिस्सों को छोड़ करके साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। जो साम्राज्य के ऐसे हिस्से थे जिनका कोई महत्व नहीं था, ना तो सामरिक महत्व था ना ही आर्थिक महत्व था, उन हिस्सों को
उसने साम्राज्य की सीमाओं से बाहर कर दिया, अर्थात छोड़ दिया, और साम्राज्य की सीमाओं को सिकोड़ दिया, अर्थात छोटा बना लिया साम्राज्य को। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक किले बनवाए गए और प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। प्रांतों के पुनर्गठन से तात्पर्य ये है कि जो पहले बड़े प्रांत थे वो अब स्वतः ही कुछ प्रदेश बाहर निकलने से छोटे बन गए, कुछ प्रदेशों को दूसरे प्रांत में दिया गया, कुछ प्रदेशों को प्रांत से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार से प्रांतों का पुनर्गठन हुआ और सैनिक कार्यों को, जो सैनिक दृष्टि से संबंधित नहीं थे, ऐसे कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया गया, अर्थात सैनिक कार्यों को और असैनिक कार्यों को अलग अलग देखा गया। अर्थात अब केवल पहले असैनिक अधिकारी भी सैनिक अधिकारी बन सकते थे, परंतु इसने इस प्रकार के नियम बनाए कि केवल सैन्य प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति ही सैन्य अधिकारी बन सकते हैं। जिनके पास सैन्य प्रशिक्षण नहीं है वो सैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रकार से उसने सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्ता, अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, अर्थात वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते थे। तो जिससे ये जो सैन्य अधिकारी थे, जो सेनापति थे, वो अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर करके सामने आए, क्योंकि अधिक शक्तिशाली हो गए, उनके पास अब अधिक शक्तियां हो गई, सम्राट ने उनको अधिक शक्तियां दे दी, निर्णय लेने की वो शक्ति उनको दे दी गई। तो इस प्रकार से ये एक सेनापतियों या सैन्य अधिकारियों का जो समूह था ये शक्तिशाली बन गया था। तो इस प्रकार से डायोक्लेशियन ने कुछ महत्वपूर्ण ये साम्राज्य के अंतर्गत परिवर्तन किए थे। इसके बाद में कॉन्स्टेंटाइन का समय आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन ने इन परिवर्तनों को एज इट इज रखा या इनमें कुछ परिवर्तन किया, आगे क्या हुआ, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।